सरदार तनवीर इलियास साहब आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, इनको फारग कर दिया गया और हाई कोर्ट ने फारग किया है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इनकी फरागत के पीछे भी अली अमीन गंडापुर साहब का हाथ है। अब अली अमीन गंडापुर साहब और सरदार तनवीर इलियास, इन दोनों के दरमियान राब्ता क्या है, ताल्लुक़ क्या है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ क्या हुआ, ये तो हम आज आपको बताएंगे और इनका ताल्लुक़ इस सारे कज़िये में अली अमीन गंडापुर साहब के साथ क्या है, ये भी हम आपको इस वीलॉग में डेफिनेटली बताएंगे आगे चल के। लेकिन पहले सरदार तनवीर इलियास साहब का थोड़ा सा प्रोफाइल आपके सामने रखता चलूँ। सरदार तनवीर इलियास साहब के वालिद सरदार इलियास साहब बहुत इनोवेटिव आदमी है, बड़े शानदार इंसान है और इस पूरे ख़ानदान की सक्सेस के पीछे सिर्फ एक ही शख्स है, उसका नाम है सरदार इलियास, जो उनके वालिद हैं। वो सऊदी अरेबिया में काम करते थे। अल तमीमी ग्रुप एक बहुत बड़ा सऊदी अरेबिया का, वहाँ पे वो मुलाजम थे और बहुत बड़े मुलाजम वहाँ पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत इतनी ज़्यादा की कि वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए ऊपर चले गए। फिर एक वक्त आया कि जब उनको ऑफलोड करने का फ़ैसला किया कंपनी ने, तो क्योंकि वो बहुत अच्छे वर्कर थे तो उनको ऑप्शन दिया गया कि अगर आपको यहाँ पर कारोबार करना चाहते तो हम उसमें फ़ंडिंग करने के लिए तैयार हैं। तो सरदार इलियास साहब के जहन में एक आइडिया आया कि अगर हम केटरिंग का बिज़नेस कर लें तो केटरिंग के बिज़नेस में बड़े पैसे हैं और हम कामयाब हो सकते हैं। तो उन्होंने अल तमीमी ग्रुप के जो सरबराह थे उनको ये मशवरा दिया कि अगर आप मुझे ये मौका दें तो मैं ये काम कर सकता हूँ। बहरहाल उन्हें मौका दिया गया, थोड़ी सी फंडिंग दी गई। तो सरदार इलियास साहब इतने समझदार और ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसमैन थे कि उन्होंने उस बिज़नेस को बहुत बड़ा बिज़नेस बना दिया। जब वो बिज़नेस बड़ा बन गया तो उसके बाद ज़ाहिर है वो ज़्यादा करीब हो गए और इस दौरान ही फिर पाकिस्तान के अंदर जब शौकत अज़ीज़ साहब की गवर्नमेंट आई तो वो शौकत अज़ीज़ साहब भी चाहते थे कि पाकिस्तान तरक्की करे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने और शौकत अज़ीज़ साहब का ये फार्मूला था कि इस्लामाबाद के अंदर बड़े होटल बनने चाहिए, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बननी चाहिए। बल्कि वो मेरे सामने की बात है कि एक दिन वो ये कह रहे थे चेयरमैन CDA को बुला के कि मैं ये चाहता हूँ कि ब्लू एरिया से जब मैं गुजरूँ तो हर तरफ वो क्रेनें लगी हों और क्रेन जो है ना लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना रही हों, तो मैं वो देखना चाहता हूँ। तो उस दौरान सरदार इलियास साहब ने अल तमीमी ग्रुप के सरबराह को तैयार किया कि हम इस्लामाबाद में सबसे बड़ी बिल्डिंग इस्लामाबाद की बनाते हैं, वहाँ पे मॉल कोई नहीं है तो हम एक मॉल बनाते हैं, एक 5 स्टार बल्कि 5 स्टार प्लस होटल बनाते हैं और एक शानदार किस्म की बिल्डिंग बनाते हैं, तो उस पर बड़ा फ़ायदा होगा। तो उस पर सरदार इलियास साहब ने तैयार किया और उसके बाद अल तमीमी ग्रुप ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ैसला कर लिया। एक प्लॉट ख़रीदा उन्होंने CDA से और उसके बाद यहाँ पे सिंटोरस की बुनियाद रखी, जो इस वक्त भी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी शॉपिंग सेंटर है, ऊंची बिल्डिंग है और इसमें कोई शक नहीं कि आइकॉन बन गया इस्लामाबाद का। और जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो सरदार तनवीर इलियास, क्योंकि उनके साहबजादे हैं, शायद बड़े साहबजादे हैं इलियास साहब के, तो उन्हें इसका सरबराह बनाया गया और सरदार तनवीर इलियास ने इस पे काम किया। सवाल ये है कि सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो कैसे इंसान है। मेरा ख्याल है उनका शायद कोई मेंटल डिसऑर्डर है या वो बहुत स्लो हैं या फिर वो कुछ इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से उनकी कुव्वत फ़ैसला इतनी अच्छी नहीं है या पर्सनैलिटी के अंदर कुछ गैप्स आ गए हैं। और ये भी एक शुनीद है कि वो सारी सारी रात किसी एक्टिविटी में मशरूफ़ रहते हैं जिसकी वजह से वो सारी रात जागते हैं और उसके बाद सारा दिन सोते रहते हैं, शाम के वक्त उठते हैं, फिर वो काम करना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर रात की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं। सियासत का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ था। पहले इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए सेनेटर बनने की कोशिश की, बहुत से लोग बहुत सारा पैसा खा गए इनका, लेकिन ये वहाँ पे कामयाब नहीं हुए। फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोगों को इन्होंने पैसे खिलाए और उन्होंने इनसे वादा किया हुआ था कि सेनेट का टिकट इनको लेकर देंगे, लेकिन सेनेट का टिकट वहाँ पे भी नहीं इनको मिला। और फिर इमरान खान साहब आए तो उसके बाद उससे पहले कुछ फ़ौजी एहलकार जिनका ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ भी था और इनके साथ भी था, उन्होंने सरदार तनवीर इलियास की बहुत हेल्प की और सरदार तनवीर इलियास साहब ने उस हेल्प की बाकायदा एक प्राइस भी पे की। उसके बाद ज़ाहिर है फिर ये PTI में शामिल हो गए, फिर वहाँ पे इलेक्शन हुए तो सरदार तनवीर इलियास साहब ने इलेक्शन लड़ा और ये MLA बन गए। ये उम्मीदवार थे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टरशिप के, लेकिन इमरान खान साहब ने इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया क्योंकि उस वक्त तक इमरान खान साहब के पास खासी ATM मशीनें मौजूद थी और तो उन्हें एक नई ATM की ज़रूरत नहीं थी, तो इन्हें एक डिस्टेंस पर रख दिया गया और इनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। लेकिन जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और उसके बाद उन्हें लाहौर जाना पड़ गया और उन्हें पुरानी ATMs जब साइड पे चली गई तो उन्हें नई ATM की ज़रूरत पड़ी, तो फिर उन्होंने इनकी ख्वाहिश कबूल कर ले और इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया एक ही रात के फैसले के अंदर। और फिर ये भी कहा जाता है कि सरदार तनवीर इलियास ने उसकी बहुत भारी कीमत अदा की, बड़े पैसे दिए उन्होंने इस पर। अब अल्लाह बेहतर जानता है वाकई पैसे दिए गए या फिर पार्टी फ़ंड में दिए गए या फिर जो पार्टी के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं सरदार तनवीर इलियास साहब उसको फ़ंड करते हैं, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है।
लेकिन बहरहाल सरदार तनवीर अली जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इनका जो दौर था वो बड़ा खौफनाक दौर था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब सारा दिन गायब रहते थे। वो तो आते ही नहीं थे, रहते इस्लामाबाद थे। मुजफ्फराबाद वो हेलीकॉप्टर पर जाते थे, वहाँ चक्कर लगा के वापस आ जाते थे, फिर उनकी रात यहीं पे गुजरती थी। ब्यूरोक्रेसी की हालत ये थी कि ये सुबह 10 बजे जो मीटिंग बुलाई जाती थी वो शाम 7 बजे स्टार्ट होती थी। पूरे पूरे चीफ सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, वो सारा दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में वहाँ खड़े रहते थे या बैठे रहते थे, और शाम को प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाते थे, और इस तरह बहुत तातुल का शिकार हो गया सारा सिस्टम। फिर कुछ इनकी अपनी कंपनीज भी थी जिनको इन्होंने काम दिलवाया, वहाँ पे कुछ सियाहत इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते थे। फिर वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो इनके साथ राब्ते में थी ये उनको फैसिलिटेट करना चाहते थे, और उनकी फैसिलिटेशन में भी इनको बड़ा प्रॉब्लम आया। दो जो मेन इशूज़ है जिसकी बुनियाद पे इनका अदलिया के साथ जो टकराव हुआ वो भी मैं आपको बताता चलूँ। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब, ज़ाहिर है कश्मीर के, याद होगा, वफाकी वज़ीर थे। अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पे खासा काम करवाया मुजफ्फराबाद में, और वो काम जो किया गया उसके पीछे ज़ाहिर उनके अपने मोटिव्स थे। तो अली अमीन गंडापुर साहब के कहने पे अज़हर गिलानी साहब को मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया गया था, और उसमें कुछ 10-15-20 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए थे। लेकिन जो खर्च करने वाली कंपनी या लोग थे वो सारे अली अमीन गंडापुर साहब के थे, और उसमें बहुत ज़्यादा मेगा करप्शन हुई। और फिर उस पर अदालत ने नोटिस लेके बल्कि ये कह दिया था कि मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बाकायदा रूल्स बनाए जाएँ, और उसका चेयरमैन को पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, अज़हर गिलानी जैसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसका कोई तजर्बा नहीं है। तो वहाँ पे एक फटा पड़ गया। फिर इसके बाद कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब की कोई कंपनी थी या उनकी फ्रेंड कंपनी थी, जिसको अली अमीन गंडापुर साहब ने कोशिश की कि उसको ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएँ। उस पे कॉन्ट्रैक्ट्स सरदार तनवीर अलियास साहब ने उनको दिए भी, लेकिन उस पे फिर अदालत का स्टे आ गया। जब अदालत का स्टे आया तो सारा प्रोजेक्ट रुक गया। अब पिछले महीने अली अमीन गंडापुर साहब की सरदार तनवीर अलियास के साथ ठीक ठाक किस्म की लड़ाई हुई। बल्कि जो एनी शाहिदीन है वो ये भी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने सरदार साहब को गाली गलोच तक की, और सब लोगों ने सुना, और उस पर उन्होंने कहा कि देखो एक ही मैंने तुम्हें काम कहा था और तुमने वो काम भी नहीं किया, और उस पर अली अमीन गंडापुर साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, ये जब रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद जो खुफिया इदारे हमारे उन सबको पता चल गया, फिर पुलिस को पता चल गया कि इस किस्म की कोई वहाँ पे लेन देन चल रहा है। और जब अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त इनसे इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन की गई। जो ज़ाहिर है जो भी रिपोर्ट जब कभी आएगी तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी कि वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब का मुजफ्फराबाद के अंदर क्या इंटरेस्ट था। तनवीर अलियास साहब की पूरी कोशिश थी कि ये स्टे वकेट हो, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब की जो कंपनी है जिसको वो बैक कर रहे हैं उसको फ़ायदा पहुंचाया जाए, ताकि बजट के ख़त्म होने से पहले अगले बजट के आने से पहले अली अमीन गंडापुर साहब जो अपना नुकसान है इस धरने के दरमियान या जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जितनी एक्टिविटी है उसमें जितने पैसे खर्च कर चुके हैं वो पैसे मुजफ्फराबाद से वो वसूल कर लें, और उसके बाद उनका नुकसान पूरा हो जाए। तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट था। दूसरा, मकतब स्कूल होते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिसमें मस्जिदों के अंदर स्कूल बनाए गए हैं जिसमें जितने कारी हजरात होते हैं या इमाम हजरात होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं। 1 ग्रेड की ये जॉब होती है, वहाँ पर इन्होंने उनको रेगुलाइज़ किया था, और ये मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का हक भी है क्योंकि इसको रेगुलाइज़ करता है। इस पर भी स्टे आर्डर हो गया था, और इस पर भी सरदार तनवीर अलियास साहब खासे नाराज़ थे। तो ये बार बार के जो स्टे आर्डर्स हैं उस पर सरदार तनवीर अलियास साहब ने बोलना शुरू किया, और बोलते बोलते वो सारी लाइनें क्रॉस कर गए जो उन्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए थे। बहरहाल अगर सरदार तनवीर अलियास साहब के ख्यालात अदलिया के बारे में देखें तो इतने ख़तरनाक नहीं हैं जितने ख़तरनाक पंजाब के अंदर या वफाक के अंदर लोग बोलते हैं, लेकिन उस पर नोटिस नहीं होता। तो यहाँ पे सरदार तनवीर अलियास साहब की जो एक अच्छी चीज़ है जिसका मैं एतराफ़ करूँगा वो ये है कि इन्होंने अदलिया के बारे में बात की, और वो बात कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं थी, क्योंकि अगर इस तरह स्टे आर्डर दिए जाते रहे तो फिर ज़ाहिर गवर्नमेंट तो नहीं चल सकती। लेकिन उसमें ये एक हद क्रॉस कर गए जो नहीं ठीक थी। तो इस दौरान सरदार तनवीर अलियास साहब का ख्याल था कि मैं माफ़ी मांग चुका हूँ अदालत से, तो अब मुझे माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और फिर हाई कोर्ट के जजेस ने बाकायदा एक मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद फैसला हुआ कि सरदार तनवीर अलियास को तौहीन अदालत का मुजरम हमने करार देना है। फिर कल इनकी तारीख थी, और वहाँ पे ज़ाहिर है फिर ये हेलीकॉप्टर से इस्लामाबाद से वहाँ तशरीफ़ लाए, और दिन के वक्त इनको आना पड़ गया, ज़ाहिर जल्दी उठे हुए थे। तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी, 85 फुट की स्क्रीन, और उस पे फिर इनके क्लिप्स चलाए गए। चलाने के बाद इनसे पूछा गया एक एक क्लिप के बारे में कि आपने ये फरमाया था, हाँ जी फरमाया था, ये आपकी आवाज़ है, आपकी, हाँ जी मेरी आवाज़ है, ये आपकी शक्ल है, हाँ जी मेरी शक्ल है। और सब एतराफ़ करवाने के बाद अदालत ने फिर इनसे कहा कि जो ये आप एतराफ़ कर चुके हैं इसे आप हमारी तहरीरन इसका जवाब दे दें, और एक तहरीर उनके सामने रखी गई जिसको पढ़ने के बाद इन्होंने उसके पर दस्तखत कर दिए,
और फिर उनसे कहा गया कि ज़ाहिर आप माफ़ी मांग रहे हैं तो फिर इसका फैसला हम 1:30 बजे करेंगे। उसके बाद ये आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ पे ज़ाहिर इनको नहीं सुना गया और इसके बाद दोबारा हाई कोर्ट आए। जब दोबारा हाई कोर्ट वापस आए तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला जारी कर दिया गया, इन्हें सज़ा दे दी गई टिल द राइज़ ऑफ कोर्ट। तो ये अदालत के अंदर जब तक अदालत में बैठे रहे और जब तक अदालत बैठी रही तो उस वक्त तक ये मुजरम डिक्लेयर हो चुके थे। फिर जब अदालत उठी तो ये ज़ाहिर फिर मुजरम थे और जो मुजरम है वो फिर ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह सकता। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ऑर्डर जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि इन्हें डी सीट कर दिया जाए। तो उसके बाद इन्हें डी सीट कर दिया गया। फिर आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 2 हफ्ते दिए कि ये अपना जवाब दाखिल कर सकें। लेकिन अब ये वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। अब सवाल ये है कि वहाँ पर सूरत-ए-हाल क्या है। मुज़फ़्फ़राबाद में सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिल के वहाँ पर गवर्नमेंट बनाना चाहती है। तो अगला मेरी इत्तला के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। तो आज़ाद कश्मीर के MLAs जो है उनकी ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो चुकी है। मेरा ख़्याल है शायद 6-7 MLAs जो होंगे जो PTI से निकल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले जाएंगे और जो ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले गए तो उसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी। तो वहाँ पे तब्दीली आ जाएगी और उसके बाद सरदार तनवीर इलियास साहब वहाँ से फारिग हो जाएंगे। अब एक सवाल ये है कि सरदार तनवीर इलियास साहब को इस अंजाम का निशाना क्यों बनाया गया, इससे मकसद क्या हासिल किया जा सकता है। तो इस पर 2 आरा हैं। पहली राय ये है कि इसका मकसद इमरान खान साहब को ये पैगाम देना है कि अगर आप एंटी स्टेट होकर चलेंगे तो फिर आपकी सारी बैसाखियाँ आपके कंधों के नीचे से खींच ली जाएंगी। आज इनके ये चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उड़ा दिए गए और अगला जो चीफ मिनिस्टर निशाना है वो गिलगित बल्तिस्तान का चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा अंधाधुंध सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब को और सपोर्ट में वो स्टेट के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कि ज़मान पार्क में गिलगित बल्तिस्तान की अपनी पुलिस वहाँ पे इस्तेमाल हुई और वो पुलिस वहाँ पे सिक्योरिटी फराहम करती रही इमरान खान साहब को और उन्हें रोका भी गया था, लेकिन इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर नहीं रुके और यहाँ सरदार तनवीर इलियास साहब भी अपनी लाइंस क्रॉस करके अपनी हदूद से आगे निकल के इमरान खान साहब को सपोर्ट करते रहे। तो एक बैसाखी जब खींची गई तो ये बताया गया कि भाई साहब अब आपने अगर चलना है तो आपको तरीके से चलना पड़ेगा। अब अगर दूसरी बैसाखी भी खींच ली जाती है तो फिर इमरान खान साहब के पास कुछ छुपने की जगह नहीं बचेगी और फिर ये साबित कर दिया जाएगा कि स्टेट ही सब कुछ होती है, स्टेट से लड़के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। एक राय तो ये। दूसरी राय ये है कि अदलिया ने मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर प्राइम मिनिस्टर को डी सीट करके उसे घर भिजवा के एक मैसेज दिया है इस गवर्नमेंट को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, कि प्राइम मिनिस्टर अगर आज़ाद कश्मीर का भी है या वो वफाक का भी है वो अदालत के मरहून मिन्नत होता है। अगर जजी से टकराएंगे, अगर आप तौहीन अदालत करेंगे, अगर आप अदालत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अगर आप अदालत की तौहीन करेंगे तो फिर आपके साथ भी ये सलूक हो सकता है। 2 आराएं, एक आरा ये है कि ये मैसेज मियाँ शहबाज शरीफ के लिए है, दूसरी राय ये है कि ये मैसेज इमरान खान साहब के लिए। अब मुझे तो खुद यकीन करें अंदाज़ा नहीं है कि मैसेज किसको दिया गया है, लेकिन एक चीज़ तय है कि ये एक पैगाम ज़रूर है। अब ये पैगाम मियाँ शहबाज शरीफ के लिए है तो फिर ये अदलिया की तरफ से पैगाम है, और अगर ये पैगाम इमरान खान साहब के लिए है तो फिर ये उनकी तरफ से पैगाम है जो इमरान खान साहब को लाए भी थे और जिन्होंने इमरान खान साहब को फारिग भी किया।